तो करण जी के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी जो एग्ज़ाम होंगे या आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे, आरएएस वगैरह होंगे, इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें जो करंट का पोर्शन है उसको हम लेके चल रहे हैं। आइए, एक तो देखिए, यहाँ से यदि मैं ऐसा करता हूँ इसका मतलब है ये नया टॉपिक है, ठीक है ना, नया टॉपिक है। लिखिए मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति। इसमें लिखो इसका संबंध महिलाओं की सुरक्षा, इसका संबंध महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण से है। महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण से है। सशक्तिकरण से है। क्लियर? इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किससे है। अब देखिए, ये जो सुरक्षा है, इस संबंध में जो इसके घटक लिए गए हैं, जो पार्ट्स लिए गए हैं, वो है सक्षम। सक्षम, ठीक है ना। तो सक्षम का संबंध किससे है? महिलाओं की सुरक्षा से, जो किस में आते हैं? मिशन शक्ति के तहत। इसी तरीके से जो सशक्तिकरण है, ठीक है ना, उसके लिए है सामर्थ्य। सामर्थ्य, सामर्थ्य। अब सुरक्षा के संबंध में तो यही है, जैसे गरिमा हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर क्या होता है? जिसमें महिला जो होती है कभी भी किसी भी वक्त अपनी समस्या जाकर वो बता सकती है, वो वन स्टॉप सेंटर होता है। महिला थानों की स्थापना, ये सक्षम के अंदर आते हैं। और जो सामर्थ्य होता है, ये सामर्थ्य का जो अर्थ है, जैसे आप कह सकते हो पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना। चले, आइए नेक्स्ट आ जाइए। नया पॉइंट है BAHS। ये बड़ा टॉपिक है, नए आंकड़े हैं, ध्यान रखें और इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। BAHS, BAHS आराम से कीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? बेसिक एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन से संबंधित। स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी। BAHS, BAHS। चले, सबसे पहली बात तो ये क्या है? देखिए, भारत सरकार का, केंद्र सरकार का डेयरी व पशुपालन केंद्र होता है, उसका ये वार्षिक पब्लिकेशन है, प्रकाशन है, मतलब ये रिपोर्ट होती है ये। तो इसमें लिख दीजिए, यह भारत सरकार के, यह भारत सरकार के, भारत सरकार के पशुपालन, भारत सरकार के पशुपालन व
डेयरी विभाग का वार्षिक प्रकाशन है। वार्षिक प्रकाशन है। चले, आइए अब देखिए इन्होंने क्या है, कुछ आंकड़े जारी किए हैं, और ये जो आंकड़े जारी किए हैं ये जारी किए हैं 26 नवंबर 2024 को। 26 नवंबर 2024 को इन्होंने ये आंकड़े जारी किए हैं। क्लियर? अब इसमें इस संबंध में इन्होंने कुछ बातें की है, अपडेट दिया है। वो क्या अपडेट है, आइए। एक तो इसके अंदर लिखिए भारत का, या ऐसे लिखो भारत में, ऐसे लिखो भारत में दूध, अंडा, भारत में दूध, अंडा, मांस, व ऊन के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, 2 मिनट रुकना, पिछले वर्ष, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखना 2022-2023, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आंकड़े हैं ये वर्ष 2023-24 के लिए है, हाँ या ना? सही है ना? तो दूध उत्पादन में, मांस उत्पादन में, अंडा उत्पादन में, ऊन उत्पादन में ग्रोथ हुई है भारत की, ठीक है ना? आइए अब आइए नई लाइन से लिखिए, इसमें लिखिए दूध उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। विश्व में पहला स्थान है। फिर लिखिए अंडा उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में दूसरा स्थान है। चले, आइए अब एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हमने क्या करना है, एक साइड में लिखना उत्पादन, ठीक है ना, उत्पादन, या ऐसे लिखो, उत्पादन मत लिखो, यहां जगह छोड़नी है आपने, ठीक।
2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, यहां जगह छोड़नी है। उत्पादन हो गया, सर्वाधिक उत्पादन, ठीक, सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हुआ, और तीसरा है वृद्धि। ठीक है, ये जो वृद्धि है ये है पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में। ठीक है ना, तो ये तो हमारे कॉलम हो गए, और यहां हम करेंगे जैसे दूध। ठीक है ना, 4 चीजें लेके चलेंगे, दूध लेके चलेंगे, अंडा लेके चलेंगे, मांस लेके चलेंगे। ये दूध, चले। अब देखिए ये जो उत्पादन है, ये 1-2 का आप ध्यान रख लेना, 1-2 का नहीं, आप 1 का ही ध्यान रखो, ये वाला ध्यान रखो, और ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आएगा तो यहां से आ जाएगा, ज्यादा इस पे वैसे सीरियस होने की जरूरत नहीं है कि आंकड़े आपको याद आए कि नहीं है। हाँ, दूध उत्पादन के मामले में थोड़ा पूछा जा सकता है। 239 मिलियन टन है लगभग। जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसके अंदर है वो ये है कि सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहां है। तो कम से कम आपको 4 याद रखने हैं, जैसे यूपी सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है राजस्थान दूध उत्पादन के मामले में, यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात। ये 4 याद रखो, ठीक है ना, 4 पे ध्यान रखो आप, क्योंकि होता क्या है, ऐसे पूछता है वो आपसे, दूध उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्यों का क्रम कौन सा है, तो वो ऐसे देता है 1, 2, 3, 4। समझे ना बात को। अब ये जो 4 यदि आपको याद है तो आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है ना, ये 3 से ही आपका काम चल सकता है। 5वां जो है महाराष्ट्र है, ये ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये है, चले। अब पिछले 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि आप हर किसी का ध्यान रखो, आप केवल इस दूध के संबंध में ध्यान रखो, दूध के संबंध में। तो 5.62% की वृद्धि हुई, क्योंकि ये जो लेके चल रहा है 10 वर्षों के आंकड़े लेके चल रहा है ये, ठीक है। हालांकि वार्षिक वृद्धि भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वार्षिक वृद्धि भी बताई गई है इसके अंदर। चलिए जी, नेक्स्ट लिखिए, अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन, एक बार बेटा 2 मिनट, अंडे पे आ गए क्या? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ गए तो यहां पर हमें जो बात करनी है ना, वो ये करनी है, इसके नीचे सर्वाधिक वृद्धि। वृद्धि का मतलब समझते हो, एकदम से ग्रोथ किसने किया है, समझे ना। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, केरल है, केरल की साक्षरता दर 2001 में 90%, 2011 में 92%, ठीक है। त्रिपुरा में 2001 में साक्षरता दर 72% और 2011 में 86%, ठीक है ना। तो ग्रोथ किसने की है?
त्रिपुरा ने, समझ गए ना। तो ये जो ग्रोथ हुई है ये वेस्ट बंगाल की है, ध्यान रखें। ये वृद्धि जो की है ये वेस्ट बंगाल की है। ये चले। अब वृद्धि वगैरह वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो 9.76%, 9.76%। नो 9.76% है ये। दूसरे नंबर पर लिख दीजिए झारखंड, झारखंड। तीसरे नंबर पर लिखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। बस इतना काफी है। तो सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहां होता है? यूपी में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। ठीक है, तीन भी याद रख लोगे काम चल जाएगा। लेकिन दूध की सर्वाधिक वृद्धि कहां है? वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। यही है सारी चीजें। यदि आप आंकड़ों के जाल में ना पड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप इसको कोई बहुत ज्यादा हाईलाइट लेके चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर दूध एक ऐसी वस्तु है जिसमें भारत का पहला स्थान है, तो हो सकता है आपको इस संबंध में ये बात कर ले। अंडे वगैरह के बारे में, मांस के बारे में बात नहीं करेगा, जहां तक मेरा है, मतलब 99% बात नहीं करेगा, 1% कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो चीजें हैं ये महत्वपूर्ण है। समझ में आ रही है बात सारी? आइए दूसरा लिखिए अंडा, अंडा। आइए ये जो अंडा है इसमें लिखिए 142.77 बिलियन, या सीधा लिखो 142 बिलियन, 142 बिलियन, ये बिलियन है इतना। ठीक है, और इसमें जो 10 वर्षों में जो वृद्धि दर्ज की गई है ये है 6.8%, 6.8% वृद्धि में लिख दीजिए। अब अंडा उत्पादन में जो पहले नंबर पर है, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में, ये आंध्र प्रदेश है। लिख दीजिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। आप तीन ही याद करो, ज्यादा मत करो, मैं भी बंद करता हूं ये चीजें। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, और उधर यूपी है, राजस्थान है, एमपी है, बस। ठीक है, अब आपको यहां ये बात ध्यान रखनी है, वृद्धि। अंडों में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां दर्ज की गई है? ये जो वृद्धि दर्ज की गई है लिख दीजिए लद्दाख, मणिपुर, यूपी। लद्दाख है, मणिपुर है और यूपी है। लद्दाख, मणिपुर, यूपी। तो यहां वृद्धि किसकी थी? वेस्ट बंगाल था, झारखंड था, छत्तीसगढ़ था। यहां वृद्धि लद्दाख है, मणिपुर है और यूपी है। तो यहां पर अंडों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। क्लियर? ये कोई खास बात नहीं है, आप याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलो, जहां दिक्कत आए मुझे से बात कर लेना। तीसरा लिखिए मांस, मांस उत्पादन, मीट आप कह सकते हो। इसमें हुआ 10.25 मिलियन टन। आप नॉर्मल लिखो 10 मिलियन टन, ये उत्पादन है। कोई ऐसी खास बात नहीं है, याद भी ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मांस के संबंध में आपको यदि राज्यों के बारे में जो है ये है, लिख दीजिए
पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। अब जब इसको पढ़ो तो इसको बेटा ऐसे ही पढ़ा जाता है, यूपी, राजस्थान, एमपी और फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, फिर पश्चिम बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से करोगे तो ऊपर नीचे कभी नहीं होंगे। एक बार कर लोगे, बाद में समय कम लगेगा। एक बार थोड़ा चबा चबा के इसको कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो वृद्धि है 4.85%, ये कोई काम की बात नहीं है, आपके ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि वाले जो राज्य है मास के अंदर, इसमें लिखिए असम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। असम है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है। क्लियर? तो दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां है? पश्चिम बंगाल। अंडों के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां है? लद्दाख। और मांस उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां है? असम। क्लियर हो रही है ना चीजें? आइए, ये किसी न किसी एग्जाम में आपके जरूर अटकेंगे ये। चौथा लिखिए ऊन। ऊन, आइए, ऊन। ऊन का जो उत्पादन हुआ है 33 मिलियन केजी, लगभग 33 मिलियन केजी ऊन का उत्पादन हुआ है। और ऊन के मामले में आप अच्छे तरीके से जानते हो कौन आगे रहेगा? राजस्थान। लिख दीजिए, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है और गुजरात है। राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है और गुजरात है। चलिए, अब इसमें वृद्धि में लिख दीजिए, इतनी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। लिख दीजिए 0.22%, 1% भी नहीं है, ध्यान रखना। 0.22%, 0.22%। अब जो ये सर्वाधिक वृद्धि है ऊन के मामले में, लिख दीजिए पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात। पंजाब है, मैं यहां लिख देता हूं, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात। क्लियर होगी बात सारी? तो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा रिपीट कराना चाहूँगा। ये चीज़ें थोड़ा सा रखना चाहो तो 239 मिलियन टन है, इस पे ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप दूध की बात करोगे तो यूपी, राजस्थान, एमपी, लेकिन यदि वृद्धि की बात करोगे तो वेस्ट बंगाल। एक ही याद कर लोगे तो ये काम चल जाएगा। और अंडे के संबंध में आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। और सर्वाधिक वृद्धि के रूप में लद्दाख है, मणिपुर है, यूपी है। इधर वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, वृद्धि में असम। ऊन के मामले में वैसे ही राजस्थान पहले नंबर पर आता है, J&K, गुजरात, और सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है पंजाब के अंदर है। ठीक है ना? चलिए,
लोग अपना काम कर रहे होते हैं, अपने अपना काम कर रहे होते हैं, वो कुछ नहीं है। 2 मिनट अच्छे से बात कर लो बस, और क्या है। क्यों किसी को ऐसे तंग करो, उसकी ड्यूटी है। चलो एक देखिए, मैंने कल, ये कंप्लीट हो गया है, ध्यान रखना, इसके ये नए आंकड़े हैं और इसको आप जो ज्योग्राफी के संबंध में होता है वहाँ इसमें आप इसको ऐड कर सकते हो। ज्योग्राफी में ना ऐड करो तो इसको आप इकोनॉमिक्स में भी ऐड कर सकते हो। ये दोनों पोर्शन के अंदर आता है ये, ठीक है, नए आंकड़े हैं ये। चलिए, कल मैंने एक क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास करवाए थे, महत्वपूर्ण अभ्यास करवाए थे। तो उसमें जैसे सी विजिल करवाया था, एक मैंने पूर्वी प्रहार कराया था, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें रह गई है, वो आप ऐड कर लीजिए। जैसे एक है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति 2024, गरुड़ शक्ति 2024, गरुड़ शक्ति 2024। देखिए, ये जो अभ्यास होते हैं इनके बारे में मैं आपको बता दूं, आज तक कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाए तो एक अलग बात है। जनरली इस पर क्वेश्चन का एक ही टाइप बनता है कि ये किन देशों के मध्य होता है, जनरली यही बनता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया का सैन्य अभ्यास है, तो एक साल ये इंडोनेशिया में होगा, एक साल ये इंडिया में होगा, ऐसे होता है। तो 2024 में बात करेंगे तो जकार्ता में हुआ है ये। लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कभी देखे नहीं कि ये कहां हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन इस पे हमेशा यही बनता है कि ये किन देशों के मध्य होता है। तो इसके आगे आप डायरेक्ट लिख दीजिए भारत और इंडोनेशिया का, भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त विशेष अभ्यास, विशेष सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति है ये, ऐसे पूछते हैं ये गरुड़ शक्ति। नेक्स्ट लिखिए नसीम अल बहर। ऐसे जो शब्द होते हैं ये थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। नसीम अल बहर, आइए ये क्या है, लिखिए भारत व ओमान का संयुक्त नौसेना अभ्यास। अब नौसेना अभ्यास है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, पानी के अंदर हुआ है, ठीक है ना। अब पानी के अंदर हुआ है तो बताइए कौन से सागर में हो सकता है। नहीं, हिंद महासागर तो महासागर हो गया, अरब सागर में हो गया, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। देखो बेटा, तरीका होता है कुछ चीज़ें। जब आप इंडिया को देखते हो ना, जब ये अब जिसकी मैपिंग होती है ना क्लियर, वो कोई दिक्कत नहीं आता। ये इंडिया है, आप इस साइड में जाओगे ना तो यहाँ आपको ओमान मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ हम सैन्य अभ्यास करेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे यार तू ऐसे कर, तू इधर आ जाए यार, समझे ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, जैसे बाई चांस कोई आ जाए कि बताओ कहाँ हुआ, अरब की खाड़ी में हुआ या बंगाल की खाड़ी में हुआ, तो इससे क्या होता है हमारे तथ्य थोड़े मजबूत हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे बात वही होती है कि आपका कंटेंट कैसा है और किस तरीके से आप जो आपका जो जनरल जीके होता है उसको आप ऐड कर देते हो। वो डिपेंड उस पर करता है कि कैसे आप पुरानी सीख को नई सीख में शामिल कर दो, डिपेंड उस पर करता है। तो नसीम अल बहर है ये। आइए फिर एक और लिखिए, इसमें लिखो सी, नहीं सी विजिल तो हो गया था कल, पूर्वी प्रहार भी हो गया था, उसको तो रहने दीजिए आप। वज्र प्रहार ये मैंने एक बार देखा भी है,
मतलब एग्जाम में, वैसे नहीं। वज्र प्रहार, अंदाजा लगा के बताओ। वज्र प्रहार लिख दीजिए, भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास, होगी बात सारी। ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने वैसे कल बताया था, दो चीज़ों के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है, वो इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका पूर्वी प्रहार, ठीक है ना, ये भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, ये LAC पर किया गया था, ठीक है ना, जिसको लिखना हो बाद में लिख लेना। एक जो है, दूसरा कौन सा है, सी विजिल, ये भारतीय नौसेना का तटीय क्षेत्रीय अभियान है, भारतीय नौसेना का, कोई दूसरा देश नहीं है, इसमें भी कोई दूसरा देश नहीं है। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, उसका है ये, और ये नौसेना का है सी विजिल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, पूर्वी प्रहार और ये सी विजिल, ठीक है ना। आपको मैं वो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आपकी मर्जी हो तो आप देख लेना उसको, वहाँ मैंने डिटेल से इसको करवा दिया है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो सी विजिल होता है, ये चुनाव आयोग की एक ऐप भी है, एप्लीकेशन भी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपके, चुनाव आयोग की ऐप भी होती है ये, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, सी विजिल भारतीय नौसेना का तटीय सीमा की रक्षा से संबंधित एक अभ्यास है। इसके साथ साथ सी विजिल भारतीय चुनाव आयोग की एक एप्लीकेशन भी है, जिसके माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी भारत का नागरिक चुनाव आयोग को दे सकता है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर। चलिए जी, अब आ जाइए नेक्स्ट आ जाइए। लिखिए, गुरु नानक देव जी की 555वीं 555वीं जयंती पर पाकिस्तान में 55 रुपए का, ठीक है ना। अब ये रुपया जो है, वहां की भी मुद्रा रुपया ही है, बस उसको बात ये ऐसे बोलते हैं पाकिस्तानी रुपया। 55 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया, स्मारक सिक्का जारी किया गया। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, कल ये रह गए थे, कल मैंने ये जो 2 टॉपिक करवाए थे उसमें ये कुछ चीज़ें रह गई थी। उस संबंध में मैंने आपको ये भी करवाया था कि जो बिरसा मुंडा है, उनकी जयंती 150वीं जयंती मनाई गई, तो 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था और 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। और एक सराय काले खां है दिल्ली के अंदर, उसका नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। ये 3 बातें हुई थी, तीनों अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए, ये स्मारक वाला ये हो गया आपका ये टॉपिक। अब नेक्स्ट आ जाइए, लिखिए, एक नाम है, मैं उसी रूप में इसको लेके चलूंगा।
मनदीप जांगड़ा, मनदीप जांगड़ा, मनदीप जांगड़ा। आइए देखो, ये क्या है, एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी है ये, ठीक है ना। अब खिलाड़ी के संबंध में यही क्वेश्चन आता है कि इसका संबंध किस खेल के साथ है, समझे। तो ये जो है भारत के मुक्केबाज है, मुक्का मारते हैं ये, मुक्केबाज है ये भारत के। इसमें लिखो, इन्हें WBF समझते हो, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन, इन्हें WBF सुपर, WBF सुपर फेदरवेट, आराम से लिखो, फेदरवेट विश्व, WBF सुपर फेदरवेट विश्व खिताब से सम्मानित किया गया है, से सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है। चले, ये इसका एक खिताब होता है, सम्मानित किया गया है। विशेष क्यों है, लिखिए, इस खिताब को प्राप्त करने वाले, इस खिताब को प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। तो यहां दो तरीके से आपके क्वेश्चन बनता है कि पहला भारतीय मुक्केबाज कौन सा है जिसे WBF का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब मिला है, ये प्राप्त किया है, तो मनदीप जांगड़ा है ये। दूसरा, जितना जो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं, इसका संबंध किस खेल के साथ है। यदि आप MCQ ज्वाइन करते हो तो इस टाइप के आपको ज्यादा मिलेंगे कि इसका संबंध किस खेल से रहा, यही ज्यादा आते हैं ये। चलिए, अब देखिए, एक प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है ना, वो मुक्केबाजी से संबंधित है, अंडर 90 विश्व मुक्केबाजी, लिख दीजिए, अलग ही डालिए इसको, अंडर 90 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। अंडर 90 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। चले, आइए देखिए, एक तो इसकी खास क्या बात है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका आयोजन पहली बार किया गया है, ठीक है ना। इसमें लिख दीजिए, इस चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार किया गया है। आप ये कह सकते हो कि पहली अंडर 90 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये। इसका जो आयोजन हुआ अक्टूबर से नवंबर 2024, स्थान है कोलोराडो। कोई बता सकता है कोलोराडो कहाँ है? अमेरिका में। कोलोराडो अमेरिका में हुआ है ये।
चले, आइए। ये जो आयोजन किया गया है वर्ड बॉक्सिंग के द्वारा, वर्ड बॉक्सिंग के द्वारा, अब इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप एक कोलेडोडो का ध्यान रखो, लेकिन इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा आपके, लिखिए। इस चैंपियनशिप में, चलो, इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 17 पदक जीते, कुल 17 पदक जीते, कुल 17 पदक जीते। आइए, अब ये जो 17 पदक जीते हैं, इसमें से जो गोल्ड है वो 4 है। जो पहला गोल्ड दिलाया, ये दिलाया हेमंत सांगवान ने, हेमंत सांगवान ने पहला गोल्ड, ये हेमंत सांगवान ने दिलाया पहला गोल्ड, ध्यान रखना ये। चले, देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि जो उपलब्धियां दर्ज की जाती है, हेमंत सांगवान का संबंध किस खेल के साथ है, भारत को गोल्ड दिलाया है, छोटी बात नहीं है। फिर लिखिए, पृथ्वी ग्रेवाल, पृथ्वी ग्रेवाल, पृथ्वी ग्रेवाल, ध्यान रखना ये महिला है, नाम पे मत चले जाना। कृष्णा वर्मा, कृष्णा वर्मा, वंशिका गोस्वामी, वंशिका गोस्वामी, चले, आइए नेक्स्ट आ जाइए। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष ये है तैयब इकराम। ये वापस चुने गए हैं। हॉकी हमारे राष्ट्रीय खेल के रूप में माना जाता है, इस कारण से ये थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है, ध्यान रखना। चलें, अब ये जो तैयब इकराम है, इसके नीचे लिख दीजिए पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के हैं। चले, चलिए आओ, लिखिए पीजी राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए, पहले नहीं आते थे इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन अब वर्तमान में ये आने लग गए हैं। यदि आप एमसीक्यू ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको इसकी दृश्यता मिल जाएगी। पीजी राष्ट्रीय पुरस्कार, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसमें लिखो
यह पुरस्कार इतिहास के क्षेत्र में दिया जाता है। इतिहास के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2019 में, और ये जो लेटेस्ट मिला है ये मिला है सॉरी रोमिला थापर को। ये रोमिला थापर को मिला है। जो बच्चे हिस्ट्री में MA BA ढंग से करते हैं, ठीक है ना, अंडरलाइन करें, ढंग से करते हैं, उनको पता है कि रोमिला थापर कौन है। इसकी बुक आती है, ठीक है, और ये प्राचीन भारत की इतिहासकार है। तो इसमें लिख दीजिए, ये प्राचीन भारत की इतिहासकार है। चले आइए, एक शब्द है लेसेट। लेसेट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये लेसेट क्या होता है। इसमें लिखो, लेसेट में लिखो, यह ब्रिटेन से संबंधित एक संस्था है। यह ब्रिटेन से संबंधित एक संस्था है। आइए अब आप देखिए, इसने क्या एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, और ये जो रिपोर्ट जारी की है ये जारी की है 14 नवंबर 2024 को। 14 नवंबर 2024 को। ये जो 14 नवंबर है इसको मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे। वर्ल्ड डायबिटीज। बाल दिवस भी मनाया जाता है। एक वीर बाल दिवस होता है जो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसने अपनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में इसने क्या कहा है, लिखिए, लिखो, विश्व में सबसे ज्यादा मधुमेह के रोगी भारत में है। सबसे ज्यादा डायबिटीज के जो रोगी है भारत में है। चलें, ब्रैकेट में लिख दीजिए, विश्व का 1/4। विश्व का 1/4 सबसे ज्यादा डायबिटीज के रोगी भारत के अंदर है। ये ध्यान रखना, पहले भी थे। आप देखते होंगे आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो ऐसा जरूर आता है कि चेतराम आया है, एक फीकी मिलेगा ही मिलेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बार आपने देखा होगा ये चीजें। हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हमें चेतराम के लिए एक फीकी चाय तो बनानी ही पड़ती है, और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ती भी जा रही है। तो लेसेट ने ये रिपोर्ट दी है कि विश्व में सबसे ज्यादा रोगी जो है ये भारत के अंदर है। लिख दीजिए, दूसरा नंबर चीन। चीन
फिर लिखिए अमेरिका, अमेरिका, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चले आइए नेक्स्ट आ जाइए। ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसके बारे में जानते हैं, लिग्नोसेट? कोई मुझे बताएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लिग्नोसेट के बारे में जरूर आपने कहीं न कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा, हो नहीं सकता। और एग्जाम में आने की तो पूरी ताकत रखता है ये। कोई बताना चाहे आप बता दीजिए। हैं? नहीं बता सकते? कोई बात नहीं है। बता सकते हो? समझ से बाहर है। आई डोंट लाइक दिस बिहेव। आइए, ये है बेटा, देखो पहली बात तो थोड़ा सा एक बार है ना ऐसे आराम से पढ़ लिया करो। एक बार पढ़ो आराम से, है बोल के मत पढ़ो, आराम से शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ो और फिर थोड़ा अंदाजा लगाओ। है? अरे बोलो बोलो। सैटेलाइट, बहुत बढ़िया। सेट आ गया ना, सैटेलाइट लिख दीजिए। मतलब अंतरिक्ष से संबंधित है। जापान का अंतरिक्ष यान, जापान का अंतरिक्ष यान। चले, खास क्या बात है इसमें लिखो, यह है विश्व का पहला, यह है विश्व का पहला विश्व का पहला लकड़ी पैनल वाला, अंडरलाइन करो, विश्व का पहला लकड़ी पैनल वाला उपग्रह है। उपग्रह है। इसके पैनल, इसके पैनल मैग्नोलिया, इसके पैनल मैग्नोलिया के पेड़ से बनाए गए हैं। इसके पैनल मैग्नोलिया के पेड़ से बनाए गए हैं। चले आओ, नेक्स्ट लिखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक इंडेक्स 2024, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। जहां भी पोल्यूशन के संबंध में कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट आ गया वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। चले आइए, देखो इसको है ना
आप ऐसे करो, इसको जो बोला जाता है वो 2025 है, जारी जो हुआ है ना ये आपका नवंबर 2024 में हुआ है। एक आपको ये ध्यान रखना है किसने जारी किया है। ये कई चीजें कई बार क्या है एग्जाम में पूछ ली जाती है, किसने जारी किया है। ये जो जारी किया है 3 है ये, एक तो जर्मन वॉच, जर्मन वॉच है, दूसरा है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इन तीनों ने इसको जारी किया है और इन्होंने इसको तैयार किया है, जलवायु परिवर्तन। चले, अब ये बात आती है कि कितने देशों के लिए है। ठीक है, इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है। इसमें जो कुल देश है ये 63 इन देशों के लिए सूचकांक होता है। अब देखिए ये जो 63 देश है ये क्या है, ये कौन से देश है, वो देश जो जलवायु परिवर्तन के लिए 90% से अधिक जिम्मेदार है, 90% से अधिक जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। समझ गए होंगे बात को। आप ये भी कह सकते हो कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्या है, ज्यादा करते हैं, उनके लिए है ये। अब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सबसे ज्यादा कौन करता है, चाइना। ठीक है, चाइना है, अमेरिका है, ये करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो मेन बात है वो है भारत की रैंक 10वीं। ठीक है ना। अब इसको इस रूप में मत ले लेना, कार्बन का उत्सर्जन करने वाला, और उसमें तो भारत का तीसरा स्थान है यदि यूरोपियन संघ को छोड़ दें तो। ठीक है, यूरोपियन संघ को शामिल करते हैं तो भारत का चौथा स्थान आ जाता है, ये अलग बात है ये। ठीक है ना। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक है, 10वीं रैंक है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये इतना कोई ऐसे खास बात नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा सीरियस होने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।